हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस प्लेटफॉर्म पर अब आपको ज्योग्राफी की क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पर मिलना स्टार्ट होगी। तो अभी हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं सलोनी यादव आपको अब संत कबीर विद्यापीठ के चैनल पर रोजमर्रा ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आ जाऊंगी। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि भूगोल होता क्या है। अभी तक छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं और उसी का अध्ययन हम करते हैं और यही भूगोल कहलाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे आपको ये समझ आएगा कि भूगोल विषय सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है। भूगोल स्वयं में बहुत ही विस्तृत विषय है। अब बात करें अगर कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इरेस्टोस्थनीज ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था और भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, इसी वजह से इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जियो और ग्राफ, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। दोस्तों, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम प्रकृति और मानव दोनों के अंतर संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और इसी का ही अध्ययन करते हैं। धीरे धीरे आप जब भूगोल में और घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल और भिन्न भिन्न प्रकार के विषय हैं जो भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ये सारे कई पेपर है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के दो पेपर आपको पढ़ने हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर तो अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है, अभी हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, एक क्रमबद्ध तरीके से और एक प्रादेशिक तरीके से। इसको उपागम भी कहते हैं, यानी कि क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम, ये दो तरीके हैं जिनसे हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। क्रमबद्ध का अगर बात करें तो ये एक विषय वस्तु को लेकर के ही संपूर्ण विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है और प्रादेशिक उपागम अध्ययन के बारे में अगर बात करें तो ये एक एक पार्ट वाइज डिवाइड कर कर अध्ययन किया जाता है। आपका जो ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसी के विषय में बहुत सारे विचारकों ने अपना मत दिया था, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ प्राचीन मत हैं जिसमें गैसीय द्रव्यमान सिद्धांत, लाप्लास का सिद्धांत और ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत है, और कुछ आधुनिक सिद्धांत है जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं और ये काफी फेमस है और काफी इसको मान्यता भी प्राप्त की गई है। अगर बात करें दोस्तों, ये जो हमने बताया प्राचीन सिद्धांत, इसमें गैसीय द्रव्यमान सिद्धांत जो है उसमें आता है, इसको 1755 में इमैनुअल कांट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कांट ने दावा किया था कि ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर काम करता है। दोस्तों, अगर बात करें तो इन्होंने ऐसा कहा कि सबसे पहले ब्रह्मांड में एक पिंड था, ब्रह्मांड में एक पिंड था जो, एक सेकंड, इन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले एक पिंड शामिल था जो कि सॉलिड था, कठोर था और ऐसे बिखरे हुए थे ये गैस के रूप में, और फिर जब ये एकत्र हुए तो इसमें ऐसे कुछ कुछ अणुए थे जो धीरे धीरे स्वयं में गतिमान हो गए। ये जब गतिमान हुए तो इनके आकर्षण की वजह से ये एक दूसरे से टकराने लगे। धीरे धीरे जब ये धीरे धीरे टकराने लगे तो इसमें कई सारे, टकराने की वजह से कई सारे ये जब टकराए, गलत हो गया, जब ये टकराए तो इसमें गुरुत्वाकर्षण का जो नियम लगा, जिसकी वजह से इनमें, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जब ये अणु ऐसे, इनका कोई आकार नहीं था, जब ये टकराए आपस में, इनसे
एक गर्मी उत्पन्न हुई, और जब गर्मी उत्पन्न हुई तो इनसे ये ऐसे रोटेशनल वर्क करने लगे, ऐसे गोल गोल इनमें क्रिया होने लगी। ये परत के रूप में हो गए, और धीरे धीरे इनका पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत, ऐसे करते करते इसमें 9 छल्ले निकल गए। यही कांट का एक थ्योरी था जिसको उन्होंने दिया था। इसके बहुत सारे दोस्त, और कहते हैं कि वो जो छल्ले निकले थे इसी से पूरे 9 ग्रहों की रचना हुई थी। और जो मेन जो वो छल्ला था जिससे वो निकले थे, जो मेन ये जो था पिंड जिससे निकले थे ये छल्ले, ये सूर्य का रूप लिया, और जो 9 छल्ले निकले वो सारे ग्रह के रूप में काम करना शुरू कर दिए। और उन्हीं ग्रहों में हमारी एक पृथ्वी भी शामिल है, जिस पे आज हम रह रहे हैं, और वहीं से हम एक लेक्चर भी ले रहे हैं। लेकिन कोई भी परिकल्पना जब आती है तो जरूरी नहीं है कि वो मान्य ही कर दी जाए, उसके ऊपर कई सारे तर्क वितर्क किए जाते हैं। इनके परिकल्पना के कई सारे दोष भी दिए गए थे, जैसे कि जो सबसे प्रमुख माना जाता है वो ये है कि इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम लिया था वो उतना काम नहीं किया। कई सारे नियम इन्होंने जो गणित के इसमें लिए थे वो गलत साबित हो गए थे। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा कि ये निहारिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जो इन्होंने कहा कि पहले ब्रह्मांड में एक पिंड था जिसमें कई सारे अणु थे और वो गति करने लगे। भैया ये पिंड कहाँ से आया ये भी तो बताओ। लेकिन कांट ये बताने में असमर्थ हो गए। इसके बाद नेबुला जब ये ठंडा हुआ था, जो ये पिंड था उसको उन्होंने नेबुला का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? नेबुला का नाम दिया था। और कहा कि ये गति कर रहा था। भैया इसमें गति कहाँ से आई ये भी तो बताओ। ये कैसे गति करने लगा पिंड खुद ही? कुछ तो नियम लगे होंगे, क्योंकि पहले इनका साइंस का नियम पूरा फेल हो गया था। तो लोगों ने जब ये पूछा इसमें गति कहाँ से हुई तो ये बताने में भी वो असमर्थ हो गए, इसलिए इनका ये भी फेल हो गया। ये जो टकराव इसके बीच में उत्पन्न हुआ था, जो ये अणु थे इनमें जो टकराव उत्पन्न हुआ था, इनके कहने का मतलब ये था कि जब ये गति कर रहे थे तो ये जो पिंड था वो धीरे धीरे बढ़ा, और बढ़ करके इसमें कई सारे छल्ले हुए थे। बल्कि जब भी कोई घोड़ी गति होती है तो उसमें जो त्रिज्या होती है वो कम होती है, मतलब वो सिकुड़ता है। लेकिन इनकी वजह से इन्होंने बताया कि ये बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, और इससे 9 छल्ले अलग हुए। लेकिन जब भी कोई चीज गति करता है तो वो सिकुड़ती है। ये भी एक चौथा पॉइंट था जिसकी वजह से इनके थ्योरी को लोगों ने नकार दिया, और ये इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ हो गए थे। इसके बाद जब ये परिकल्पना आई थी कांट की, कांट के बाद जब ये परिकल्पना आई और लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, तो लाप्लास ने सोचा लाओ मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं और मैं भी एक दूसरा थ्योरी इसे पे ला देता हूं। लाप्लास ने कहा था कि एक गतिमान पिंड था, एक पिंड था सॉलिड जिसमें कोई मूवमेंट नहीं था। जो भी प्रॉब्लम थे वो पहले से लेकर के ये समझ, निहारिका की परिकल्पना जब ये लाप्लास लाए थे तो उन्होंने कांट के नियम को अपना एक प्रेरणा स्रोत माना। कहा कि उसी से इंस्पिरेशन लिया था उन्होंने, जो उसमें कमियां थी उसको इन्होंने सुधार लिया था अपने में। 1796 में नेबुलर की परिकल्पना आई थी। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक पिंड था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक पिंड था और धीरे धीरे ये गति कर रहा था। और जब ये गति कर रहा था तो इसमें क्या हीट हो रही थी, हीट हो रही थी। लेकिन ये हीट हुआ था बस कुछ समय के लिए, धीरे धीरे ये स्वयं में ठंडा होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये ठंडा होना शुरू हुआ, जब ये ठंडा हुआ तो इसमें संकुचन भी होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें गति हो रही थी। गति होने की वजह से ये जब संकुचन कर रहा था तो इसके आकार में कमी आ गई। क्योंकि कांट के नियम में क्या था? कांट के नियम में ये था कि ये जब गति कर रहा था तो ये फैल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा?
लाप्लास ने क्या बोला? लाप्लास ने कहा कि जब ये गति कर रहा था तो ये संकुचित होता चला गया, मतलब ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। और वही कांट ने क्या कहा था कि ये फैलते चला गया, ये बड़ा हो गया। लेकिन लाप्लास ने क्या बोला कि ये संकुचित होता चला गया। और जब ये संकुचित हो रहा था तो केंद्र का बल ऊपरी परत में कम होने लगा और इसी वजह से एक छल्ला यहाँ से अलग हो गया। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि 9 छल्ले अलग हुए थे, लेकिन लाप्लास ने कहा कि यहाँ से एक छल्ला निकला और इसी से 9 छल्ले बाहर निकले। लाप्लास बहुत चालाक थे और ये कांट की कमियों को सुधार करके अपने थ्योरी में ला करके डाल दिए थे। जब 9 छल्ले अलग हुए, एक छल्ले में से 9 छल्ले अलग हुए थे और ये जो प्रमुख छल्ला था इसको इन्होंने सूर्य माना और बाकी 9 को ग्रह माना। इन्होंने बहुत सारे नियम इन्होंने भी लगाए थे और ये बहुत चालाकी से कांट के नियम को सुधार दिए थे, लेकिन इनके में भी बहुत सारी दोष प्राप्त हो गए थे लोगों को, क्योंकि भूगोल विषय ही ऐसा है इसकी तर्क वितर्क बहुत करता है और इसी वजह से इनके भी परिकल्पना में कई सारे दोष देखे गए थे। अब ये कांट का नकल करके ये तो बता दिए कि हमारे पास भी एक पिंड था, लेकिन ये भी बताने में असमर्थ हो गए कि भैया तुम्हारे पास भी पिंड कहाँ से आ गया। जब ये बात कांट नहीं बता पाए तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था कि ये पिंड मैं ब्रह्मांड में प्रकट कहाँ से कर दिया। और दूसरा कि आपके इस छल्ले से 9 ही छल्ले क्यों निकले? ये 10 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था। आप कैसे कह सकते हैं कि 9 ही छल्ले बाहर निकलेंगे? लाप्लास इसको समझाने में भी विफल रह गए और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो ये मूवमेंट होता है, एक छल्ले से जो बाकी छल्ले निकले थे वो एक समान मूवमेंट करते हैं। लाप्लास के अनुसार ऐसा था कि जो ये छल्ले बाहर निकले थे वो सब एक समान ही कर रहे थे गति। लेकिन अगर वर्तमान समय में हम देखें तो हमारा जो बृहस्पति ग्रह है और जो शनि है, इसके जितने उपग्रह हैं वो इसके विपरीत ही काम करते हैं। तो इसी वजह से इनके भी परिकल्पना के कई सारे दोष साबित हो गए थे। आधुनिक सिद्धांत के साथ साथ अभी कुछ प्राचीन सिद्धांत और भी बचे हुए हैं जो हम प्रयास करेंगे अगली क्लास में आपको समझाने के लिए। अगर आज की क्लास में कुछ डाउट होंगे आपके लिए, वो आप कमेंट सेशन में रख दीजिएगा। मे बी मैं अगले सेशन में आपको वो डाउट क्लियर कर दूं। थैंक यू।